हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकर आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको शिक्षा शास्त्र की कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। सही तरीके से कॉपी लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। वही आज की इस वीडियो में सही तरीके से कॉपी कैसे लिखा जाता है सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न दिखा दूं। यूपी बोर्ड ने 2024-25 का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। उसके आधार पर मैं आपको समझाने वाला हूं कि बोर्ड की कॉपी कैसे बोर्ड में लिखना है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2024-25 का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है और शिक्षा शास्त्र में कॉपी कैसे लिखेंगे आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले निर्देश में देख लीजिए, यहाँ पे निर्देश इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय, ये जो क्वेश्चन रहेगा ये बहुविकल्पीय प्रकार का होगा और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहेगा और 7 से 12 अतिलघु उत्तरीय रहेगा, जिसका प्रत्येक जो है 25 शब्दों में इसका उत्तर देना है। 11 से 18 तक लघु उत्तरीय रहेगा, जिसमें उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और 19 से 21 आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, इसका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। 250 शब्द का मतलब 2.5 पेज, ये मान के चलिए 250 शब्द का मतलब 2.5 पेज और 3 पेज तक आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। ये बात ध्यान रखिएगा। कैसे करना है, किस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करना है ताकि आपको पूरा नंबर मिल जाए, सब कुछ वीडियो में डिटेल में दोस्तों आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ऐसे आंसर को कैसे हम लिखेंगे कॉपी में, ये मैं कॉपी आपको दिखाने वाला हूं, इस प्रकार से आप देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आएगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि आपको एक लाइन में इसके आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है अति लघु उत्तरीय का। यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम से कम एक पेज में तो आंसर देना ही देना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। दूसरी बात यह है सही तरीके से कैसे लिखेंगे ताकि 4 में 4 पूरा आपको नंबर मिल जाए, उसका तरीका मैं आगे भी आपको बताने वाला हूं और कॉपी भी दिखाने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये मान के चलिए कम से कम 2 पेज में तो आंसर को प्रेजेंट करना ही करना है, ठीक है। 1.5 से 2 पेज में आंसर जरूर लिखना है। और उसके बाद जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रहेगा ये 10 नंबर का प्रश्न रहेगा और 10 नंबर के लिए कम से कम 2.5 पेज से 3 पेज, 2.5 पेज से 3 पेज तक जो है आपको आंसर को लिखना है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है आपको आंसर प्रेजेंट करना है बहुविकल्पीय से लेकर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, निश्चित उत्तरीय, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन पैटर्न आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले बहुविकल्पीय से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे पहला। इसके बाद जो है मान लीजिए पहले का चौथा सही तो आप यहाँ पे लिख देंगे जो भी आपका आंसर सही होगा उस टाइम पे, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है पहले का आ हो जाएगा, आ का चौथा सही है, इस प्रकार से लिख के आपको यहाँ पे टिक कर देनी है। सही जब एग्जामिनर कर देगा 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे प्रेजेंट करनी है। फिर इसके बाद जो है आपको एक लाइन का गैप करना है ताकि जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको स्पष्ट रूप में दिखाई दे, ठीक। गैपिंग जरूरी है क्योंकि आपका इस पे 1 नंबर, इस पे 1 नंबर, सब पे जो है आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आप जो है अगर उसमें सटा के ले देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक लाइन का गैप कर देंगे ताकि स्पष्ट साफ सुथरा दिखाई दे। जितना साफ सुथरा लिखेंगे, जितना अच्छे से लिखेंगे, उतना बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आपकी कॉपी ही आपकी पहचान है। आपकी कॉपी जैसे लिखेंगे वैसे ही आपको नंबर मिलेगा। तो कॉपी को कुछ ऐसे प्रेजेंट करें जिससे आपको बेहतरीन तरीके से नंबर मिल जाए और जैसे टॉपर लिखते हैं वैसे आपको प्रेजेंट करने हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आएगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न होगा और मतलब कि आपको जो है एक लाइन में लिखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है उत्तर संख्या लिख देंगे और इसके बाद जो है क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पूछा कि भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का विचार तो ये हंटर आयोग के द्वारा आया था और ये अध्यक्ष थे विलियम हंटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट कर देंगे। 1 लाइन का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, आप लिख देंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए, अब आप मेन पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब अगला क्वेश्चन लिखेंगे ना तो 2 लाइन का गैप कर देंगे ताकि जो है दोनों क्वेश्चन अलग अलग दिखाई दे और स्पष्ट दिखाई दे, साफ सुथरा दिखाई दे, ताकि जो है आपको बढ़िया नंबर मिल पाए। ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन मालूम पूछ लेगा कि भूकंप की तीव्रता के मापी के पैमाना कौन सा है। तो पैमाना जो है रिक्टर स्केल है और जो उसका यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, लेकिन जिस पैमाने पर नापा जाता है वो रिक्टर स्केल है। तो पैमाना पूछा है तो पैमाना यहाँ पे लिखा गया है। फिर वही बात देखिए, यहाँ पे दो लाइन के गैप कर दिया गया है ताकि क्वेश्चन अलग अलग दिखाई दे और सही तरीके से आपको नंबर मिल जाए।
क्वेश्चन चौथा है, भारत में शिक्षा प्रसार का स्वरूप क्या है? तो गुणात्मक है। इस प्रकार से 1 नंबर का प्रश्न आपको एक लाइन में लिखना है, 1 शब्दों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जिससे मान लो आपसे पूछ लेगा कि क्वेश्चन पूछा तो मैंने इस प्रकार से यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अब बात करेंगे आपका अति लघु क्वेश्चन कैसे आएगा। तो अति लघु जो क्वेश्चन है इसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात यह है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे, जो भी प्रश्नोत्तर नंबर रहेगा और जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसी क्वेश्चन से हेडिंग बना लेनी है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है उपनयन संस्कार क्या होता है, तो आइए देखते हैं उपनयन संस्कार अगर आपके पेपर में पूछ लेगा तो कैसे आप प्रेजेंट करेंगे उपनयन संस्कार क्या है। देखिए वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जब बालक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था तो उसे उस अवसर पर संपन्न होने वाले संस्कार को उपनयन संस्कार कहा जाता था। बहुत सिंपल भाषा में कहें तो वैदिक काल में जब शिक्षा लोग जो ग्रहण करते थे तो उस टाइम पे बालक को जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाना होता था, और जिस सिचुएशन में वो शिक्षा ग्रहण करते थे, जिस संस्कार के रूप में उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। जैसे आप आज की डेट में विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय में आपके टीचर होते हैं, आपको पढ़ाते हैं, ऐसे ही पहले गुरुकुल होता था। गुरु के कुल में लोग बच्चे यानी जो बालक होते थे वो जाते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उनका वहां पे जाकर पढ़ना गुरुकुल में उपनयन संस्कार कहलाता है। ऐसे में थ्योरी भी आपको कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, फिर यहाँ पे 2 लाइन गैप कर रखा है ताकि जो है आपको स्पष्ट रूप में दिखाई दे, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे, पर्यावरण मित्रता से क्या समझते हैं तो इसके बारे में लिखेंगे। आप चाहे तो हेडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं या चाहे हेडिंग तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण के मौलिक गुणों एवं विशेषताओं को बनाए रखने में सहायता प्रदान की प्रवृत्ति को पर्यावरण मित्रता के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो मित्र होगा, आप अपने मित्र के बारे में, कुछ लोग ऐसे जो घनिष्ठ मित्र होते हैं अपने मित्र के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हैं, उसके भलाई के बारे में ही सोचते हैं, जो अच्छे दोस्त होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो अच्छे दोस्त होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। ऐसे ही जो पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, जो इन्वायरमेंट के बारे में अच्छा काम करते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके लिए अच्छा काम करते हैं, आगे आते हैं, कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है उसके लिए आवाज उठाते हैं, तो ये जो काम करते हैं उनको पर्यावरण मित्र के नाम से जाना जाता है। आपके दोस्त आपके सुख दुख में साथ देते हैं, आपकी मदद करते हैं, तो वो सच्चा दोस्त होता है, वो मित्र होता है। ऐसे ही जो लोग पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं, वो अच्छे मित्र होते हैं। किसके? पर्यावरण के। तो इन्हें पर्यावरण मित्रता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे इस प्रकार से आपका लघु उत्तरीय आएगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो भी पूछा उस प्रकार से प्रश्नोत्तर नंबर लिख के हेडिंग बना देंगे। क्वेश्चन से ही हेडिंग बना के आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो आपका प्लस पॉइंट का काम करेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में श्रीमती एनी बेसेंट का क्या योगदान है, ये हमें बताना है। तो आपको इसके बारे में लिखना है। श्रीमती एनी बेसेंट भारत आने के बाद अपनी जीवन राजनीति, धर्म, शिक्षा, समाज सेवा में समर्पित किया था। यानी श्रीमती एनी बेसेंट जब भारत आई थी तो उन्होंने अपना जो जीवन है वो राजनीति में लगाया था, ठीक है, धर्म में, शिक्षा में, समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने शिक्षा के प्रत्येक भाग जैसे शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा का उद्देश्य आदि पर विचार किया और उसको जो है जो भी समस्याएं थी उसको समाधान जो है इन्होंने किया था। आगे बात करें, उन्होंने धर्म से संबंधित जो भी सुधार होने थे उसका प्रयास किया, प्रयत्न किया, और भारत के पुनरुत्थान के लिए, सामाजिक विकास के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एनी बेसेंट थी वो एनी बेसेंट समाज के भलाई के लिए काम करती थी। शिक्षा व्यवस्था कैसी है इसके बारे में वो ध्यान देती थी। इस आप बात को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अगर आपको पूरा ऐसे लिखना है तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ताकि जो है आंसर और परफेक्ट हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे श्रीमती एनी बेसेंट ने धर्म को शिक्षा का आधार बनाया, साथ साथ भारतीय संस्कृति और नैतिकता में भी महत्वपूर्ण स्थान दिए थे। इन्हें पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए शैक्षिक कार्य विकसित किए और 2 प्रशासनीय मतलब कि इन्होंने प्रशंसनीय काम किए हैं। कहने का मतलब यह है कि बहुत अन्य पिछड़े वर्ग लोग थे जिनको शिक्षा का महत्व उतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने उसका उत्थान किया, उन्होंने उसको ऊपर उठाया और शिक्षा के महत्व को समझाया कि शिक्षा क्या है, शिक्षा कितनी जरूरी है मानव जीवन में।
उन्होंने ये सब बताया और उसके बाद धीरे धीरे उसका उत्थान हुआ। आगे फिर पैराग्राफ चेंज करके ले सकते हैं कि बेसेंट जी का सुझाव था कि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रत्येक वर्ग के लिए होनी चाहिए, जिसका उत्तरदायी सरकार वहन करेगा। जैसे प्राइमरी में जूनियर में आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, ऐसे ही इंटर कॉलेज में और कॉलेजों में जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और इसका सरकार जो है उत्तरदायी इसका पूर्ण वहन करे। तो ये प्रक्रिया जो है उन्होंने बेसेंट ने सुझाव दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है नारी उत्थान के लिए उन्होंने जो भी प्रयास किए उसके लिए भारतीय नारी उन्हें सदैव ऋणी मानती हैं। नारी उत्थान के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और कोटेशन यहाँ पे जरूर लिखेंगे, कोटेशन, डायग्राम, मैपिंग, इन सब का प्रयोग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका नंबर जो है वो प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपको 10 में से 8 मिलना हो तो 10 में 10 पूरा मिलने का चांस होता है। कोटेशन में लिखा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेसेंट जी का योगदान सराहनीय है। कोई ज्यादा बड़ा कोटेशन नहीं है, लेकिन बस इतना लिख देंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में बेसेंट जी का योगदान सराहनीय है, लोग उन्हें मानते हैं, आदर्श के तौर पे उन्हें सम्मान देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आएगा। जो भी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रहेगा आप उसे लिख देंगे अच्छे से और फिर इसके बाद जो है हेडिंग जो बनेगा वो हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग बना के इसके बाद जो है आप आंसर को प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं के बारे में बताना है। तो पहले शिक्षा का उद्देश्य देख लेते हैं, इस प्रकार से हेडिंग बना के लिखेंगे। तो यहाँ पे का शिक्षा का उद्देश्य क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वैदिक काल तथा मध्यकाल में शिक्षा भारतीय शिक्षा में ही समाज में प्रचलित होने वाले दो भिन्न भिन्न शिक्षाएं प्रणाली हैं। यानी प्राचीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा ये दो शिक्षाएं हैं जो अलग अलग समय में जो है संचालित हुई थी। ठीक है, अब इसके उद्देश्य लिखेंगे तो उद्देश्य में लिखेंगे कि क्या उसका उद्देश्य है। तो लिखेंगे प्राचीन या वैदिक कालीन शिक्षा हिंदू धार्मिक सिद्धांतों एवं दर्शन पर आधारित थी। यानी जो वैदिक काल शिक्षा थी वो हिंदू धर्म पर आधारित थी, उनके सिद्धांतों के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, दर्शन ने चिंतन करना, उनके बारे में, वेदों के बारे में बताया जाता था और उनको समझाया जाता था। इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। आगे लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि वैदिक कालीन शिक्षा जो थी एक मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति होता था और आध्यात्मिक विकास करना था। यानी आध्यात्मिक मतलब कि ईश्वर को जानना, समझना, परखना, ईश्वर के लिए भक्ति करना, ईश्वर को मतलब कि ईश्वर के लिए समर्पित करना, ये सब अध्यात्म में सिखाया जाता था। और उनका मुख्य उद्देश्य था कि भाई किसी प्रकार से उनको वेदों का ज्ञान प्राप्त हो और वो अध्यात्म को ज्ञान प्राप्त कर लें। ठीक है, ऐसा शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल शिक्षा में जो है जो शिक्षा का दंड इसमें नहीं दिया जाता था। मतलब कि जैसे आज की डेट में तो अब तो मारना बच्चों को अपराध है, ये कानून जुर्म है, लेकिन बच्चों को अगर कोई शिक्षक मारते हैं तो इसका मतलब ये है कि दंड दे रहे हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि वैदिक काल में शिक्षा के लिए कोई भी दंड नहीं दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है अगला पॉइंट यहाँ पे कि वैदिक मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसका उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। मध्यकाल में शिक्षा जो व्यवस्था थी वो इस्लाम धर्म पर आधारित थी, उनके सिद्धांतों पर आधारित थी। 2 पॉइंट है, दोनों में अलग अलग विचारधाराएं हैं। वैदिक काल शिक्षा में हिंदू धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था और मध्यकालीन जो शिक्षा थी ये इस्लाम धर्म पर सिद्धांतों पर आधारित था। नेक्स्ट लिखेंगे मध्यकाल में शिक्षा मकतबों और मदरसों में होती थी। जैसे यहाँ वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी तो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, यहाँ मदरसा मकतब होते थे, यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। मध्यकालीन शिक्षा के कठोर दंड दी जाती थी। इसमें वैदिक काल शिक्षा में क्या था कि कोई दंड नहीं दिया जाता था, लेकिन मध्यकाल में शिक्षा में कठोर दंड दिया जाता था। अगर कोई नहीं शिक्षा ग्रहण करता था, पढ़ता नहीं था, तो उसके कठोर दंड भी दिया जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे। और मैंने तो छोटा लिखा है आपको बताने के लिए, लेकिन आप कम से कम 2 से 2.5 पेज में आंसर को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न आप देख लीजिए, कैसे आपको क्वेश्चन पैटर्न समझना है, कैसे लिखना है। अगर कॉपी को ऐसे प्रेजेंट करेंगे दोस्तों तो पक्का है आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। तो चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में थ्योरी के साथ। जब मुलाकात करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में सुस्त रहिए। धन्यवाद।